टैक्स से जुड़ी हर उलझनों को दूर करने के लिए लेकर हम हाजिर हैं आपका पसंदीदा शो टैक्स गुरु, जहां हम नियमों के दायरे में रहकर टैक्स बचाने के बेहतरीन तरीका आपको बताते हैं। नमस्कार, मैं हूं लक्ष्मण राय और आज हमारे साथ होंगी जानी मानी टैक्स एक्सपर्ट गौरी चड्ढा। गौरी, आपका स्वागत है हमारे शो में। और बजट पेश होने के बाद जो है कई लोगों को कई सारी कन्फ्यूजन थी और काफ़ी हद तक हम लोगों ने अलग अलग एपिसोड में उन सारी उलझनों को दूर करने की कोशिश की है। लेकिन टैक्स है, मामला पेचीदा तो होता ही है, तो एक बार फिर से हम उलझनों को दूर करने की कोशिश करेंगे और अगले आधे घंटे तक कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर बातचीत करेंगे और आपको खास टिप्स देंगे। खासतौर से टीडीएस से आप बच सकते हैं या कम से कम उसे घटा तो सकते ही हैं, आखिर कैसे बताएंगे शो में। ऑनलाइन गेमिंग या टीवी शो से होने वाली कमाई पर कैसे बचाएं टैक्स, और आईजीएसटी को सीजीएसटी और एसजीएसटी से एडजस्ट करने का क्या है सबसे बेहतर तरीका। इन सारे मुद्दों पर बातचीत करेंगे, लेकिन सबसे पहला मुद्दा टीडीएस। जी हाँ, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। ये एक ऐसा मामला है जब टीडीएस कटता है ना तो लोगों को बड़ा चुभता है। तो लोग कोशिश करते हैं कि टीडीएस कम से कम कटे, और इसका कोई तरीका है कि हर कोई जानना चाहता है। तो आप लोगों के सवाल ने, इससे पहले मैं गौरी से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि टीडीएस एक ऐसा इशू जिसको लोगों को लगता है कि कोई अचानक से कट गया, कई बार पहले से प्रिपेयर्ड नहीं रहे, तो उससे बचने का कोई तरीका है क्या? देखिए लक्ष्मण, जो टीडीएस होता है वो ज़्यादातर केसेस में कटता ही है। और अगर हम एनआरआईज की बात करें तो उन्होंने जैसे सपोज इंडिया में कोई प्रॉपर्टी उनके पास है और उन्होंने बेची है, तो उस केस में उनका जो टीडीएस है वो 20% पे कटता है। एनआरआई के लिए बहुत ज़्यादा कटता है, बहुत ज़्यादा कटता है। अच्छा। तो ताकि सरकार कहती है कि हम पहले से टैक्स लेके रखें, कल को एनआरआई ने नहीं जमा कराया तो कहाँ उनको हम पकड़ेंगे, तो वो पहले से ही ज़्यादा टीडीएस के तौर पे जो है टैक्स लेके रखती है। अब इस केस में होता क्या है कि कई बार इतना टैक्स बनता ही नहीं है एनआरआई के ऊपर जितना उनका टीडीएस कट जाता है, या कई बार उन्होंने लॉस में ही बेचा होता है, या कुछ भी केस हो सकता है। अब इस केस में अगर उनका टीडीएस कट जाता है तो उनको रिफंड तो मिल जाएगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन रिफंड कब मिलेगा? जब उनका साल खत्म हो जाएगा, वो फाइनेंशियल ईयर खत्म हो जाएगा, उसके बाद वो जुलाई में जाके रिटर्न भरेंगे, उसके बाद जब रिटर्न प्रोसेस होगी उसके बाद उनका रिफंड आएगा। और अगर ये बड़ा अमाउंट है तो हो सकता है कि इसमें थोड़ी सी दिक्कत भी आ जाए। तो इस केस में जो एनआरआईज होते हैं यूजुअली वो उनके पास एक सेक्शन होता है जिसके थ्रू वो इनकम टैक्स ऑफिसर को अप्रोच कर सकते हैं, उनके पास एक फॉर्म जमा करा सकते हैं और उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि या तो उनका टीडीएस बिल्कुल ना कटे या उनका टीडीएस कम रेट पे कटे। वो कैलकुलेशन इनकम टैक्स ऑफिसर करेगा कि कम कटना चाहिए या बिल्कुल नहीं कटना चाहिए। जब एक बार आपको अप्रूवल आ जाएगा तो उसके बाद आपका जो लोअर डिडक्शन है वो पॉसिबल है। उस केस में जो आपका पैसा है वो ब्लॉक नहीं होगा। बिल्कुल, यही मैं जानना चाह रहा था कि मान लें टीडीएस, एक तो आपने बोला कि आप इनकम टैक्स ऑफिसर्स को बता दीजिए, एक डिक्लेरेशन देंगे तो शायद आपको टीडीएस ना ही काटे, तो उसके लिए क्या योग्यता, क्या एलिजिबिलिटी, क्या क्या किन किन आधार पर आपको छूट मिल सकती है? देखिए, अगर किसी भी केस में आपका टीडीएस कम बनता है तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। इसका प्रोसेस होता है जिसमें आपको फॉर्म 13 होता है जो आपको जमा कराना होता है इनकम टैक्स ऑफिसर के पास। इनकम टैक्स ऑफिसर उसमें आपसे बहुत सारी डिटेल्स मांगता है, सारी एक तरह से जो आपकी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हैं और आपकी इनकम वगैरह वो सारा उसमें मांग लेगा और उसके हिसाब से वो कैलकुलेट करेगा कि आपका लोअर डिडक्शन बनता है या नो डिडक्शन बनता है। एक बार अप्रूवल आ जाएगा तो फिर वो उसी हिसाब से होगा। ये तो आप सारी बात एनआरआई की करें, कुछ घरेलू लोगों को टैक्स पेयर्स के लिए कुछ टिप्स? देखिए, ज़्यादातर केसेस में ये जो सेक्शन है ये एनआरआईज ही यूज़ करते हैं। हालांकि जो हम लोग इंडियंस हैं, जो रेजिडेंट इंडियंस हैं, उनके केस में जो टीडीएस कटता है वो रेट्स इस तरह से रखे गए हैं कि वो आपको पिंच ना करें और अल्टीमेटली जो छोटा मोटा बैलेंस अमाउंट होता है वो आपका रिफंड आ जाता है, यानी कि आप रिफंड आ जाता है या आप एक्स्ट्रा पे करते हैं, वो सब ऑलमोस्ट एडजस्टेबल होता है। बहुत कम रेट्स हैं टीडीएस के। रिफंड भी बहुत जल्दी मिलता है तो बहुत ज़्यादा लोगों को टेंशन होता नहीं है। हालांकि थोड़ी सावधानी रखेंगे तो हो सकता है टीडीएस आपका बने ही ना, आप पहले से तैयारी करके रखें। अब शुरू करते हैं सवाल जवाब का सिलसिला। चलते हैं सबसे पहले बेंगलुरु, जहां से सुब्बा राव जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। सुब्बा राव साहब नमस्कार, क्या सवाल आपके पास? नमस्कार सर जी। पहले तो मैं बोलना चाहता हूँ कि मैं रेगुलरली आपका प्रोग्राम देखता हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत इन्फॉर्मेशन मिलता है। थैंक यू सो मच सर। कमिंग टू द पॉइंट, ये है कि मेरा बेटा एनआरआई है, तो करीब 8-9 साल से बाहर ही रह रहा है। उसका इंडियन पैन अकाउंट है, पैन नंबर है, और वो रेगुलरली आईटीआर भर रहा अपना जो भी इंडियन इनकम उसका होता है, वो इंटरेस्ट या और कुछ भी। अभी उसके पास आधार नहीं है लेकिन,
और अभी मैसेज बार बार आ रहा है कि लिंक आधार विद पैन, अदरवाइज योर पैन विल बी डीएक्टिवेटेड। तो उसको कैसे रोका जाए उस मैसेज को? बिल्कुल, ये सवाल का जवाब देंगे हमारे साथ टैक्स एक्सपर्ट गौरी चड्ढा हैं। लेकिन मेरा एक सवाल आपसे ये है कि आप सुब्बा राव लिखते हैं, आपकी हिंदी इतनी अच्छी कैसे है? जी, मुझे शौक है हिंदी पढ़ने का, लिखने का। अरे वाह, बहुत अच्छा लगा कि आप हिंदी पढ़ने लिखने का शौक रखते हैं। बहुत अच्छी हिंदी थी, मुझे लगा आप हिंदी शायद अच्छे से बोल नहीं पाएंगे, लेकिन अच्छा है कि आप हमारे शो को देखते भी रहते हैं और शो में जुड़े हैं। गौरी, क्या जवाब होगा इनके लिए? देखिए, सबसे पहले तो एनआरआईएस को अगर हम आधार की बात करें उनके, तो उनको ज़रूरी नहीं है कि उनके पास आधार होना चाहिए। तो इस पर एक नोटिफिकेशन भी है जिसमें उनको एनआरआईएस को एग्जेम्प्ट किया गया है कि उनके पास आधार होना ज़रूरी नहीं है। तो जब आप अपनी इंडिया में रिटर्न भरते हैं, इंडियन इनकम दिखाते हैं उस रिटर्न में, तो आप जब उसको वेरीफाई करेंगे तो आपके पास बहुत सारे और ऑप्शंस भी हैं, जैसे आप बैंक अकाउंट के थ्रू, डीमैट अकाउंट के थ्रू या फिजिकल कॉपी साइन करके भेज सकते हैं और ई वेरीफाई करा सकते हैं। अब आपके पास ये मैसेजेस आ रहे हैं, इसके लिए आप एक बार देखिए इनकम टैक्स पोर्टल पे एक ऑप्शन होता है अपना जो रेजिडेंशियल स्टेटस होता है उसको अपडेट करने का। आप एक बार चेक कीजिए कि वो आपका अपडेटेड है या नहीं है। रिटर्न में तो आप नॉन रेजिडेंट दिखा रहे होंगे, वो मैं मानती हूँ, लेकिन आपका जो इनकम टैक्स पोर्टल है उस पर आप नॉन रेजिडेंट दिखा रहे हैं कि नहीं, एक बार वो चेक कीजिए। अगर उसमें नॉन रेजिडेंट दिखा रहे हैं तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, आने दीजिए, मैसेज डीएक्टिवेट नहीं होगा आपका। तो मुझे लगता है कि ऐसा तो नहीं होता है कि कई बार फोन नंबर हैं, सबके पास डायरेक्टरी है, एक बार बल्क मैसेज सबके पास जा रहा तो उसी वजह से इनके पास भी आ रहा हो? ऐसा होना नहीं चाहिए, क्योंकि ये इनकम टैक्स पोर्टल के थ्रू मैसेज आ रहा है। इनकम टैक्स का जो डेटा है, और इनकम टैक्स में क्लियरली लिखा गया है कि एनआरआई को लिंकिंग की जरूरत नहीं है बिकॉज उनके पास आधार नहीं है, तो आना नहीं चाहिए। मुझे लगता है कहीं ना कहीं इनका इनकम टैक्स पोर्टल पे अपडेटेड नहीं होगा कि ये नॉन रेजिडेंट हो। लेकिन बिल्कुल जैसा कि गौरी ने साफ कर दिया कि एनआरआई के लिए ये आधार लिंक करने की जरूरत नहीं है पैन के साथ। तो अगर मैसेज आता भी है तो आप एनआरआई हैं तो आपको इसको लेके घबराने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, जैसा कि गौरी ने बताया भी, आप ना जाके स्टेटस एक बार देख लीजिए अपने अकाउंट पे कि चेंज किया हुआ है कि नहीं किया हुआ। कई बार नहीं चेंज करने की वजह से भी ऐसे मैसेज आते रहते हैं। चलिए, उम्मीद करता हूँ आपकी उलझन दूर हो गई होगी, फिर भी ये उलझन बनी रहती है तो आप हमें लिखिएगा tax@moneycontrol.com पर। अब लेते हैं अगला सवाल, चलते हैं भोपाल मध्य प्रदेश, जहाँ से नरेंद्र सिंह साहब हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। नरेंद्र सिंह साहब, नमस्कार। हाँ सर, नमस्कार। बताएं, क्या सवाल आपके पास? मेरा क्वेश्चन ये है कि न्यू रिजिम में कौन कौन से डिडक्शन है सेंट्रल गवर्नमेंट में? एचटीसीसीडी 1, एचटीसीसीडी 2, क्या है आपका 1B? आप सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं? हाँ। अच्छा, ठीक है। तो ये न्यू टैक्स रिजीम में जो बदलाव किए गए उसके बाद लोगों को काफ़ी ज़्यादा लुभा रहा है ये रिजीम। तो मेरा तो हर कोई जानना चाहता है कुछ और एग्जाम्पशन है कि नहीं, कुछ फ़ायदा मिल रहा है कि नहीं, ताकि हम उसमें जा सके। इन्होंने जो पूछा सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए सेक्शन 80CCD 1 और सेक्शन 80CCD 2, ये है उसमें? देखिए, जो 80CCD 1 है वो आपको नहीं मिलेगा। जो 80CCD 2 है, जिसको हम बोलते हैं एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन, जो एम्प्लॉयर के एंड से कंट्रीब्यूशन हुई है, वो आपको न्यू रिजीम में मिल जाएगी। तीसरा आपने पूछा 80CCD 1B, जो कि एडिशनल आपको 50,000 की डिडक्शन मिलती है, वो आपको न्यू रिजीम में नहीं मिलेगी। और इस बार स्टैंडर्ड डिडक्शन तो आपको अलाउ कर ही दी है, तो न्यू रिजीम में आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन भी मिल जाएगी। लेकिन जो 80CCD 1 है और 80CCD 1B है, वो आपको नहीं मिलेगा। नहीं मिले। तो इस बहाने गौरी का थोड़ा सा ब्रीफ कर दें कि बजट में जो बदलाव किए गए न्यू टैक्स रिजीम को लेकर के, तो उसमें क्या नई बातें शामिल की गई हैं टैक्स रेट के अलावा? देखिए, टैक्स रेट तो उन्होंने रैशनलाइज कर ही दिया है। जो मेन चेंज किया है न्यू रिजीम में वो दो है कि एक तो आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगी 50,000 रुपए की, दूसरा आपको जो रिबेट है वो बढ़ा के 7 लाख कर दी है, जिसमें आप जानते हैं ज्यादातर लोगों को अभी भी कंफ्यूजन है कि एग्जेम्पशन लिमिट बढ़ाई है, रिबेट बढ़ाई है, या क्या किया गया है। तो रिबेट बढ़ाया, क्लियर कर दिया। रिबेट बढ़ाया है, एग्जेम्पशन लिमिट आपकी बढ़ाई है, 3 लाख कर दी है, 2.5 लाख से बढ़ा के 3 लाख कर दी है, पर उसको 7 लाख नहीं किया है, 7 लाख रिबेट है। हालांकि कई लोगों को ये सवाल बिल्कुल आपने कई लोग पूछ भी रहे हैं, हालांकि हर एपिसोड में मैं इसको क्लैरिफाई करता हूं। अगर लोगों को और अच्छे से बता सके कि रिबेट 7 लाख की है, एग्जेम्पशन आप जो है आपको 2.5 है, तो उसमें कैसे अंतर क्या है दोनों में? तो बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट न्यू रिजीम में अब कर दी 3 लाख, 3 लाख, और जो आपकी पुरानी में 2.5 बनी हुई है, पुरानी में अभी भी 2.5 है। तो जो आपकी
रिबेट है वो कर दी 5 लाख से बढ़ा के 7 लाख। यानी कि अगर आपकी इनकम 7 लाख से नीचे है तो आपका जितना टैक्स बनता है वो सरकार माफ कर देगी। इसका मतलब ये नहीं है कि आपके ऊपर टैक्स नहीं है, टैक्स बनेगा लेकिन वो सरकार माफ कर देगी। लेकिन जैसे ही आप 7 लाख के ऊपर जाएंगे तो आपका जो क्लॉक है वो 3 लाख से शुरू हो जाएगी। तो बड़ा खतरनाक है। तो ये बहुत खतरनाक है। इसमें लक्ष्मण आपको ध्यान होगा, शायद हमने डिस्कस भी किया था कि इसमें मार्जिनल रिलीफ लाना चाहिए, जैसे बाकी केसेस में मार्जिनल रिलीफ दिया जाता है वो लाना चाहिए। क्योंकि अगर आप 1 रुपए से भी आपकी इनकम बढ़ती है तो टैक्स तो आपका हजारों में बढ़ जाता है। तो कहीं ना कहीं ये बहुत नुकसान है उन लोगों का। मुझे लगता है कि 7 लाख से बढ़े तो कहीं पैसा मत ही तो रखे रहो। एग्जैक्टली। चलिए, तो अब लेते हैं अगला सवाल। बीकानेर से दुर्गा शंकर जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। फोन लाइन पर नहीं, माफी चाहूंगा, इनका ईमेल के जरिए सवाल आया है। और ईमेल ये है कि एक नौकरी पेशा है और इनका जो एनुअल ग्रॉस इनकम है 20 लाख रुपया है। अब 80C में बचत, 80D हाउसिंग लोन और NPS के बेनिफिट के साथ कौन सा टैक्स रिजिम चुनना फायदेमंद होगा? ये मुझे लगता है सिर्फ दुर्गा शंकर जी के लिए नहीं गौरी, ये कई सारे ऐसे टैक्स पेयर्स के लिए जो कंफ्यूजन में हैं उनके लिए बेहतर सवाल है कि 80C में अगर पूरा डिडक्शन ले लेते हैं, 80D का भी फ़ायदा उठाते हैं, NPS का भी फ़ायदा उठाते हैं, उसके बाद और 20 लाख का ग्रॉस एनुअल इनकम है, तो क्या करें वो? तो देखिए, अगर 20 लाख की इनकम है, इसमें जैसे उन्होंने बताया 80C का पूरा 1.5 लाख कर रहे हैं, 80D भी 25-50 हज़ार ऐसा कुछ अमाउंट इन्वेस्ट कर रहे होंगे, प्रीमियम दे रहे होंगे। 80CCD 1B का आप 50 हज़ार लगा लीजिए, स्टैंडर्ड डिडक्शन तो आपको 50 हज़ार की मिलती ही है। इसके साथ हाउसिंग लोन अगर हम बोलें कि आप पूरा 2 लाख, या लेट आउट प्रॉपर्टी के केस में, लेट आउट तो नहीं, हम सेल्फ ऑक्यूपाइड की ही बात करते हैं क्योंकि आपकी इनकम आपने 20 लाख बताई है, तो उस केस में पूरा 2 लाख हम ले लें तो आपके लिए न्यू रिजीम बेटर नहीं होगी। न्यू रिजीम में आपका ज़्यादा टैक्स बनेगा, आपके लिए ओल्ड रिजीम है। लेकिन इसमें से अगर थोड़े से भी आपकी जो आपने इन्फॉर्मेशन दी है वो चेंज होगी तो आपको दोबारा से कैलकुलेशन करनी होगी। क्योंकि अगर सपोज कीजिए आपकी जो इंटरेस्ट पार्ट है आपका हाउसिंग लोन का वो 2 लाख से कम है तो ये फिगर्स बदल जाएंगी। यहाँ पे मैंने आपके 2 लाख पे मैंने आपको बता दिया, बट आपका 80C पूरा नहीं है या 80CCD 1B पूरा नहीं है तो वो फिगर्स आपकी बदल जाएंगी। तो ऐसा कहना है कि 20 लाख की इनकम पे आपके लिए न्यू रिजीम अच्छी नहीं है, ओल्ड रिजीम अच्छी है, ये स्टेटमेंट गलत होगी। लेकिन आपके केस में जो आपने फिगर्स बताई हैं आपके लिए ओल्ड रिजीम है। ओल्ड रिजीम आपके लिए, लेकिन ये काफ़ी हद तक निर्भर करता है कि आप किस किस सेक्शन का फ़ायदा उठा रहे हैं, किस किस सेक्शन का फ़ायदा नहीं उठा रहे हैं, और फिर सैलरी ब्रैकेट क्या है। इस पर हम लोग कई बार शो में बजट के बाद चर्चा कर चुके हैं, आप उन एपिसोड को देख सकते हैं और उससे आप बिल्कुल सही तरीका से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आप नए में जाएं या फिर पुराने में बने रहें। लेकिन ध्यान दीजिएगा, नए में जाने का विकल्प नहीं है, नए में तो आप चले ही गए बाय डिफ़ॉल्ट। आपको पुराना में बने रहना है, तब आपको विकल्प चुनना होगा। ये इस बार नया फैसला लिया गया है और उसके लिए कैसे करना होगा इसका SOP बहुत जल्द इनकम टैक्स विभाग जारी कर सकता है। फिलहाल वक्त है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद बताएं कि अगर आप प्रॉपर्टी बेच रहे हैं तो कैपिटल गेन्स टैक्स बचाने के लिए कितने दिन के भीतर आपको दोबारा निवेश करना है जरूरी, बताएंगे छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं टैक्स गुरु और आपके सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ हैं जानी मानी टैक्स एक्सपर्ट गौरी चड्ढा। गौरी, लोगों के कई सारे सवाल हैं, लेकिन पिछले कई दिनों से सुन रहा था, कई महीनों से कि ऑनलाइन गेमिंग पर सरकार नियम ला रही है। तो कभी ये आ रही थी खबर कि GST में सरकार बदलाव करने जा रही है, तो ये तो जब आएगा तब देखा जाएगा। लेकिन जो लोग अभी ऑनलाइन गेमिंग से पैसा जीत लेते हैं, हालांकि मुझे नहीं पता पैसा जीतते कैसे हैं, पैसा जीत लेते हैं, पैसा कमा लेते हैं, उनके लिए टैक्स की देनदारी क्या कहती है नियम? तो अगर हम बात करें ऑनलाइन गेमिंग की, या आजकल टीवी शोज़ पे बहुत सारे ऐसे शोज़ आ गए हैं जिसमें आपको बहुत सारा गिफ्ट मिलता है, प्राइस मनी मिलता है। जैसे आप KBC की बात करें, बिग बॉस, MTV पे कुछ शोज़ आते हैं। ऐसे कुछ शोज़ हैं जिस पे आप अगर विनर होते हैं तो आपको काफ़ी बड़ा अमाउंट गिफ्ट के तौर पे मिलता है, या ऑनलाइन गेमिंग से आप कुछ कमा लेते हैं। तो इस केस में क्या होता है, इसको हम नॉर्मल इनकम नहीं होती है आपकी, ये आपकी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज होती है। और आपको जब ये इनकम मिलेगी तो आपका इस पे 30% यूजुअली टैक्स कट जाता है अगर ये इनकम 10,000 से ऊपर है। तो आपका जो टैक्स कट गया वो आपको 30% पे ही टैक्सेबल होगा। मतलब अगर आपके पास स्लैब रेट का बेनिफिट है या 80C है या कोई भी ऐसे एग्जेम्पशन डिडक्शन अवेलेबल है, वो आप इस इनकम से एडजस्ट नहीं कर सकते। आपको फ्लैट 30% पे टैक्स देना होगा इस इनकम पे। कैजुअल इनकम हम इसको बोलते हैं।
जब आप रिटर्न भरेंगे आप इसको इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में दिखाएंगे। और सपोज कीजिए कि आपको कैश नहीं मिला, आपको काइंड में गिफ्ट मिल गई, जैसे आपको कार मिल गई, फोन मिल गया, लैपटॉप मिल गया, कुछ काइंड में मिल गई, तो उस गिफ्ट जो आपको मिली है उसकी वैल्यू आपको निकालनी है, उसकी क्या वैल्यू है, और उस मॉनेटरी वैल्यू का 30% आपको अपनी जेब से जमा करना होगा सरकार के पास। तो इसमें जो आपने समझाया, मुझे ऐसा लगा कि ऑनलाइन गेमिंग और टीवी शो से जो भी पैसे आते हैं वो उसके टैक्स के नियम एक ही कहते हैं दोनों को। बिल्कुल सेम नियम है, 30% पे ही आपका टैक्सेबल होगा, और 10,000 से ज्यादा का अगर प्राइस मनी है तो इसके ऊपर टीडीएस कट के ही आपको मिलेगा। टीवी शो में तो जैसे केबीसी उसमें तो अपने ज्ञान के आधार पर लोग पैसा कमाते, उसमें भी आप लोग गेमिंग ही मान के चलती हैं। ये ऑनलाइन गेमिंग या जो टीवी शोज हैं ये सारा एक ही कैटेगरी, इसको हम कैजुअल इनकम बोलते हैं। इसमें आपका माना कि उसमें आपके बहुत ज्यादा स्किल यूज हो रहा है, आपकी नॉलेज यूज हो रही है, लेकिन फिर भी ये कैजुअल इनकम में आती है। इस पे आपको हालांकि डिबेट इसी बात को लेकर के स्किल है या फिर कैजुअल है क्या है, तो खैर जब तक डिबेट चल रही नियम आएगा देखा जाएगा, लेकिन अभी जो नियम है उसके हिसाब से टैक्स की देनदारी आपको ये बनती है जो गौरी ने आपको बताया। चलते हैं नासिक, जहां से जतिन शाह साहब हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। जतिन शाह साहब नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्ते मैडम। नमस्ते, बताइए क्या उलझन है आपकी? हाँ मैम, हाँ मेरा सवाल ये है, मैंने 2013 में 60 लाख में 2 BHK फ्लैट बम्बई में लिया था। अब उसकी कीमत 1 करोड़ है, तो मुझे बेचना है मैम। तो वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, मेरे पास दूसरा सोर्स ऑफ इनकम नहीं मैम, मुझे वो यानी फिक्स डिपॉजिट में ही करना है मैम। तो मुझे यानी वो दूसरे उसमें नहीं लगाना मैम, यानी हाउस या उसमें टैक्स में नहीं। तो मुझे मैम डायरेक्टली कितना कैपिटल गेन लगेगा मैम? मैं फिक्स डिपॉजिट के लिए उसके बाद करूंगा मैम। ठीक है। तो देखिए आपने इसको लिया था 60 लाख का 2013 में, तो अब आप बेच रहे हैं इसको 2023 में, तो हम इसकी कॉस्ट को एडजस्ट करते हैं इन्फ्लेशन से। यानी कि जो आपने 2013 में जिस वैल्यू पे लिया था, हम मान के चलते हैं कि हर साल उस पे इन्फ्लेशन का बेनिफिट आपको देंगे, और 2013 से हम इसको एडजस्ट कर देंगे। तो आपकी जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है उस पर आप इंडेक्सेशन अप्लाई करेंगे और वो बढ़ जाएगी। तो जब वो बढ़ जाएगी तो आपका कैपिटल गेन कम हो जाएगा। अब इसमें जितना कैपिटल गेन आपका आएगा उसके ऊपर आपको 20% टैक्स देना होगा। तो आपका जो कैपिटल गेन टैक्स बनेगा, अगर आप 2023 में इसको बेच देते हैं तो आपका कैपिटल गेन टैक्स बनेगा 9,70,000, जो आपको सरकार को पे करना होगा, क्योंकि आप इसको री इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं टैक्स बचाने के लिए। एक बार जब आप इस पैसे को अपनी इनकम टैक्स रिटर्न में दिखा देंगे कि इतना कैपिटल गेन आपका बना है, इतना टैक्स आपका बना है, और आप उसको पे कर देंगे, उसके बाद इस पैसे का आप कुछ भी कर सकते हैं आपके ऊपर। आप फिक्स डिपॉजिट कराना चाहते हैं आप फिक्स डिपॉजिट कराइए, आप कहीं और इन्वेस्ट करना चाहते हैं आप कहीं और इन्वेस्ट कीजिए। ये मनी आपका फ्री टू यूज है, आपके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन इस पैसे के ऊपर नहीं लगेगी। बिल्कुल जतिन जी, आप निश्चिंत रहिए, कहीं कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, और फिर भी कोई उलझन तो बताइएगा। मैं मान के चल रहा हूँ फिलहाल ये उलझन आपकी दूर हो गई होगी, जैसा आप चाहें इस पैसे का इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए फिलहाल वक्त है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद बताएंगे कि GSTR 9 के तहत कैसे नील रिलेटेड परचेज पर टैक्स छूट का फायदा उठा सकते हैं, बताएंगे छोटे से ब्रेक के बाद। क्या बोल रहे हो? चेतन जी बोल रहे हैं? हाँ चेतन बोल रहा हूँ। मैं लक्ष्मण बोल रहा हूँ CNBC आवाज चैनल से, टैक्स गुरु से। आपने सवाल भेजा था मैंने भेजा था कि IGST को हम लोग CGST SGST में कैसे कन्वर्ट कर सकते हो, अगर उसके अंदर हमारा बैलेंस हो, समझो 2 लाख रुपया अगर हमने उसके अंदर दिख रहा है, और IGST CGST भरने का CGST SGST भरने का रहता है, तो इसमें हम लोग ट्रांसफर कर सकते हैं क्या? ऐसा कुछ है ऑप्शन? ठीक है, हमारे साथ गौरी चड्डा हैं जो टैक्स एक्सपर्ट हैं, वो आपके सवालों का जवाब देंगे। गौरी, क्या हो सकता है इनका? देखिए, जो आपका IGST होता है उसको आप IGST से भी एडजस्ट कर सकते हैं, CGST से भी एडजस्ट करते हैं, और SGST से भी एडजस्ट कर सकते हैं। इसके लिए आपके पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। CGST को आप SGST से और SGST को आप CGST से एडजस्ट नहीं कर सकते। अगर आपके कैश लेजर में आपके पास IGST का बैलेंस पड़ा है जिसको आप ट्रांसफर करना चाहते हैं CGST या SGST में, तो उसके लिए आपको एक फॉर्म भरना होता है, PMT
करके एक फॉर्म होता है, वो आपको फाइल करना होता है और आपका जो बैलेंस है वो एडजस्ट हो जाएगा। लेकिन आपके पास अगर जैसे क्रेडिट लेजर में पड़ा है तो आप IGST को फ्रीली यूज कर सकते हैं। IGST, CGST, SGST से आपके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होगी। ध्यान सिर्फ ये रखना है कि CGST और SGST आपस में एडजस्ट नहीं हो सकते, उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन है। लेकिन IGST को आप एडजस्ट कर सकते हैं। और अगर कैश बैलेंस पड़ा है आपके पास तो वो आपका PMT जो फॉर्म होता है उससे आप उसको स्विच भी कर सकते हैं, यानी कि IGST को आप CGST में ट्रांसफर इजीली कर सकते हैं। चलिए, उम्मीद करता हूँ चेतन जी आपके सवालों का जवाब मिल गया होगा, आपकी उलझन दूर हो गई होगी। अब चलते हैं बिहार, जहाँ से खगड़िया से मंजीत कुमार जी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। मंजीत जी नमस्कार। नमस्ते लक्ष्मण जी। नमस्ते मैम। नमस्ते। कैसे हैं आप? जी ठीक है। बताइए क्या है सवाल आपके पास? मेरा सवाल ये है कि जैसे एग्जेम्प्टेड और नील रेटेड परचेज को GSTR 9 में कैसे शो करें? ठीक है, तो देखिए जो आपका GSTR 9 होता है उसके अंदर जो एग्जेम्प्टेड और निल रेटेड परचेज होती है उसको दिखाने का कोई कॉलम नहीं है, तो आपको वो दिखाने की ज़रूरत नहीं है। बाकी जो कॉलम्स हैं उनको ठीक से भरिए, क्योंकि GSTR 9 एक बार चली गई तो रिवाइज नहीं हो सकती। उस बाकी कॉलम्स का आप ध्यान रखिए, बट जो आपका एग्जेम्प्टेड और निल रेटेड परचेजेज हैं उनको कहीं भी दिखाने की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल, तो उसको दिखाने की ज़रूरत नहीं है, तो आप बिल्कुल चिंता ना करें। और फिर भी कोई उलझन हो मंजीत जी तो आप हमें लिख भेजिएगा tax@moneycontrol.com पर, और आपके सवालों का जवाब हम आपको देंगे। और टैक्स गुरु में फिलहाल इतना ही। गौरी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया सभी सवालों का जवाब देने के लिए। और दर्शकों से यही कहूँगा, आपके पास कोई भी सवाल हो, चाहे इनकम टैक्स से जुड़ा हुआ हो या फिर GST जुड़ा हुआ हो, जैसा कि मंजीत जी ने पूछा, चेतन जी ने पूछा, ऐसे कोई सवाल आपके पास हो GST के उलझन के बारे में, वो भी आप हमें लिख भेज सकते हैं। और हमारे साथ जाने माने टैक्स एक्सपर्ट होते हैं जो आपके सवालों का जवाब देंगे। सिर्फ ध्यान रखिए 3 बातों का। पहली बात कि जो सवाल है लिखिए tax@moneycontrol.com पर। दूसरी बात, जब सवाल लिखें तो अपना नाम और मोबाइल नंबर लिखना ना भूलें। और जब फ़ोन जाए तो फ़ोन उठा लिया करिए, हमारे ऑफिस से फ़ोन जाता है तो, ताकि हम लोग सीधा आपके सवालों का जवाब दें और डायरेक्ट आपको टैक्स एक्सपर्ट से बात करा सकें। फिलहाल के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार। देखते रहिए CNBC आवाज़।